नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ह्यूमन वर्ल्ड की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो 6th क्लास है और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल की मैंने आपको संख्या बताई थी कि कितनी होती है, 6000 से 8000 के रेंज में इनकी संख्या होती है। नष्ट कहां पर होती है? स्प्लीन और लीवर के अंदर नष्ट होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस कब कहेंगे? जब सामान्य से अधिक हो जाए। तो ल्यूकोसाइटोसिस में कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है? एलर्जी हो रही है। और ल्यूकोपेनिया में कब कब होगा? ब्लड कैंसर होगा यदि ल्यूकोपेनिया उसमें बहुत ही ज्यादा यदि संख्या हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप्स हैं, एक तो ए ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है? द्विपिंडीय केंद्रक होता है। केंद्रक द्रव में क्या होते हैं? कण उपस्थित होते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल्स, ठीक है, और ये चीजें हमने डिस्कस की थी। और एग्रेनुलोसाइट्स में मैंने आपको बताया था उसमें जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस होता है। क्या करता है? भक्षाणु करता है, जितने भी जो सूक्ष्म जीव है उनको क्या करता है? नष्ट करता है। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है उसका कार्य ही क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना। जिसके बाद हमने पढ़ा था बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी संख्या एलर्जी के टाइम क्या होती है? बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? द्विपिंडीय होता है। और ओसिनोफिल्स के बारे में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो हिपेरिन के बारे में बताया था कि हिपेरिन क्या करता है? ये एंटी स्कंदन कारक है, ये ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकता है। और एक एक हमने सेरोटोनिन पढ़ा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ये क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा? रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा। क्या करेगा? रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जिसके बाद हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। मोनोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसका उसके कण है वो क्या है? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो एग्रेनुलो सॉरी मोनोसाइट्स के बारे में आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि उसमें फेगोसाइटोसिस होता है। वो क्या करता है? वो भी भक्षाणु का काम करता है। जैसे न्यूट्रोफिल करता है ना, वैसे ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मोनोसाइट्स है वो भी क्या करता है? फेगोसाइटोसिस होता है, भक्षाणु का कार्य करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको लिम्फोसाइट्स है उसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि लिम्फोसाइट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिम्फोसाइट है उसका जो संश्लेषण है उसमें जो बीटा है और एक तो होता है टी लिम्फोसाइट। एक तो बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बीटा लिम्फोसाइट है उसका संश्लेषण और परिपक्वन वो कहां पर होगा? रेड बोन मेरो में होगा। और जो टी लिम्फोसाइट है उसका संश्लेषण बोन मेरो के अंदर होगा और परिपक्वन कहां पे होगा? थाइमस में होगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके बारे में डब्ल्यूबीसी के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसे क्या कहा जाता है? बिंबाणु। प्लेटलेट्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी को जो डेंगू हो जाता है तो उसकी क्या होती है? प्लेटलेट्स बिल्कुल एकदम से डाउन हो जाती है। तो अभी जब कुछ टाइम पहले डेंगू के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो प्लेटलेट्स होती क्या है? किस प्रकार ये बॉडी के अंदर कार्य करती है? और प्लेटलेट्स एकदम से बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? आज उन्हीं चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो प्लेटलेट्स डेंगू के समय बिल्कुल डाउन हो जाती है तो फिर उस समय नारियल वगैरह का जूस सॉरी पानी पिलाया जाता है, उससे प्लेटलेट्स बढ़ भी जाती है। तो आज प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है हमारे बॉडी के अंदर। ये टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होती हैं उनकी एक रेंज होती है। नंबर कितने होते हैं? ये होती है 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्रति mm³ ठीक है। तो ये आपके बॉडी के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख तक यदि आपके बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं तो आप क्या है? बिल्कुल एकदम एकदम सही कंडीशन में है। यदि आपकी बॉडी की प्लेटलेट्स बिल्कुल एकदम डाउन हो गई है तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि फिर उसमें वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स है वो भी क्या कार्य करती है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर स्कंदन कारक है जो जिनको एक्टिवेट करती है। ये सारी चीजें एक्टिवेट करने के बाद ही बॉडी है तो वो काम करती है। यदि प्लेटलेट्स एकदम से डाउन हो जाए तो आपका बॉडी क्या होगा कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स भी क्या है? एक तरीके से डब्ल्यूबीसी की तरह कार्य कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रही है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है?
टाइम पीरियड कितना होता है इनका, ये ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड कितना होता है इनका, 8 से 10 दिन। कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है। तो 8 से 10 दिन में, 8 से 10 दिन में क्या होगी, ये प्लेटलेट, आपकी जो प्लेटलेट है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वापिस से क्या होती है, नई जनरेट हो जाती है। 8 से 10 दिन इनका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ये नष्ट कहां पर होती है, ठीक है ना, नष्ट, नष्ट होती हैं। अब देखिए ये नष्ट कहां पर होती है, ये नष्ट होती हैं लीवर या स्प्लीन में। नष्ट कहां पर होती है, लीवर या स्प्लीन में होती है। नष्ट कहां पर होती है, ये लीवर या स्प्लीन के अंदर क्या होती है, नष्ट होती है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये नष्ट कहां पर होती है। तो नष्ट कहां पर होती है, लीवर और स्प्लीन में। देखिए लीवर और स्प्लीन में और क्या चीज नष्ट होती है, आरबीसी नष्ट होती है। आरबीसी कहां पर नष्ट होती है, लीवर या स्प्लीन में। और ब्लड सेल है जो भ्रूण अवस्था होती है, उसमें ब्लड सेल क्या होती है, लीवर या स्प्लीन में क्या होती है, बनती है। तो आपको तीनों चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रेड ब्लड सेल भ्रूणीय अवस्था में कहां पर बनती है, लीवर और स्प्लीन में बनती है। आरबीसी कहां पर नष्ट होती है, लीवर और स्प्लीन में नष्ट होती है। और प्लेटलेट्स कहां पर नष्ट होती है, लीवर या स्प्लीन में। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहां पर नष्ट होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होती है, नष्ट होती है। डब्ल्यूबीसी कहां पर नष्ट होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में नष्ट होती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो तीनों चीज, चारों चीजों के बारे में आपको ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ कि आपने इसका ध्यान रख लिया, इसका ध्यान नहीं रखा, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, नष्ट होती है लीवर और स्प्लीन में। अब देखिए ये क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, उसका क्या करती कार्य कर क्या करती है, स्त्रावण करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करती है। और स्कंदन जो भी कारक है उनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। स्कंदन कारक को भी क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो ये हम नोट लगा के लिख लेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करती है, श्रावण करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का श्रावण। अब देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या है, एक तरीके से प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसी का टाइप है, प्रोटीन का टाइप ही है। तो इसका क्या करती है, श्रावण करती है। ये भी क्या करता है, स्कंदन कारक की तरह ही कार्य करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का श्रावण एवं रक्त स्कंदन कारक, जो ब्लड क्लोटिंग जो भी फैक्टर है उसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट करती है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स में जो नंबर है, टोटल नंबर कितने होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। टाइम पीरियड कितना होता है, 8 से 10 दिन का होता है। नष्ट होती है लीवर और स्प्लीन में नष्ट होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का श्रावण एवं रक्त स्कंदन कारक को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्लेटलेट्स के बारे में। इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स और क्या कार्य करती है। देखिए प्लेटलेट्स में स्कंदन जो कारक है, जो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको फाइब्रिनोजन के बारे में बताया था कि फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड कोटिंग फैक्टर होता है। प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये भी क्या होता है, ब्लड कोटिंग फैक्टर होता है। कैल्शियम भी ब्लड कोटिंग फैक्टर होता है। ये क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे पेप्सिनोजन है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हम सॉरी ट्रिप्सिनोजन के बारे में पढ़े थे, तो फिर ट्रिप्सिन होता था। ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिन क्या है, उसकी एक्टिवेट फॉर्म है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीजों के बारे में इन चीजों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा एक्टिव फॉर्म में है, कौन सा डीएक्टिव फॉर्म में है। तो ये एक बार आप देख लीजिए, जिसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आगे एक बार कि प्लेट जो स्कंदन कारक हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि तो आपको ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पता होना चाहिए। देखिए और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर हमने पढ़ा था, आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक एक पॉइंट रह गया था कि सेंटर उपस्थित होता है या नहीं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स में सेंटर एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेंटर एब्सेंट होता है। जैसे आरबीसी के अंदर सेंटर एब्सेंट होता है ना, वैसे प्लेटलेट्स में भी क्या होता है, सेंटर एब्सेंट होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लिख लेते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर।
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो हमने फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा था, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और एक थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन तो हो गया ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक है कैल्शियम प्लस 2। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं कि फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन है और कैल्शियम प्लस 2, ये क्या है, ये चारों क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। ये क्या कार्य करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। कहीं ना आपके जब भी चोट लग जाती है तो चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग का कार्य कौन करता है, यही ये क्या फैक्टर है, तो ये एक्टिवेट होते हैं, इसके बाद ही क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में सेंटर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये एक बार आप देख सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी हम देखेंगे कि चोट लगने पर जैसे ही आपके पास चोट लगी तो चोट लगने पर क्या होता है, आपके जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जिस जगह पर चोट लगी है ना उस जगह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, और टिश्यू डैमेज होते ही बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पूरा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि जो जो भी टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको सही कैसे करना है। तो पूरी बॉडी इसी काम में लग जाती है, पूरी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी काम में लग जाती है कि टिश्यू को वापस कैसे ठीक करना है, उन्हें रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि यदि वो टिश्यू रिपेयर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं उस जगह पर सूजन हो जाएगी और बॉडी पे उस जगह जो घाव है वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। यदि बॉडी घाव सड़ने लगेगा तो फिर वो ब्लड कैंसर का भी कारण बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हमने पढ़ा था अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी इकट्ठे होने लगती है तो वो किसका कारण बन जाती है, कैंसर का कारण बन जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ब्लड को जो सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक नोट मेरे दिमाग में अभी आया कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या चीज मिलाई जाती है। तो ये चीज भी एक बार आप लिख लीजिए, फिर बाद में रह जाएगी। एक बार नोट लगा के चीज को लिख लेते हैं। ये चीज पहले लिखवा देनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज पहले ध्यान से निकल गया था। तो इसमें जैसे देखिए लैब में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जेलेट या पोटेशियम मिलाया जाता है। तो सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम जो ऑक्जेलेट है वो किसकी तरह कार्य करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं, परिरक्षक की तरह कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे जो पैकिंग चीजें आती हैं उनमें क्या होता है कि उन चीजों को वो बहुत लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो, जो खाने की चीजें होती हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो, तो उनमें प्रिजर्वेटिव को मिला दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके से ब्लड को क्या करता है, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट क्या करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को खराब नहीं होने देते। तो ब्लड को सुरक्षित किसके द्वारा रखा जा सकता है, सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये चीज जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो ये चीज एक नोट था वो रह गया था, तो ये चीज आप नोट करके लिख सकते हैं कि ब्लड को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाता है, उसमें ऐसी क्या चीज है जो मिलाई जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यदि आपके चोट लग जाए तो चोट लगने पर वो जो चोट है उसको ठीक कैसे किया जाता है, ऐसी क्या चीजें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है कि जिससे वो चोट धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो वो चोट के बारे में देखेंगे। देखिए यदि आपको इंजर्ड हुआ है, ठीक है, यदि आप इंजर्ड होते हो तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज। तो क्या होते हैं, उत्तक डैमेज होते हैं, उत्तक डैमेज होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इंजर्ड हुए तो इंजर्ड होते ही क्या होगा, आपके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जिस जगह से आपको लगी है, जिस जगह से आपके ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ है, तो उस जगह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या होता है, जैसे ही टिश्यू डैमेज हुआ तो क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वेसो कौन
वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। रुधिर जो वाहिकाएं हैं उनमें क्या होगी, सिकुड़न होगी। जो रुधिर वाहिकाएं हैं सिकुड़न होगी। क्यों होगी सिकुड़न? क्योंकि यदि रुधिर वाहिकाओं में सिकुड़न ना होगी तो आपके अंदर जो भी ब्लड है वो क्या होगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, यदि उनमें सिकुड़न पैदा ना हो तो। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाओं में क्या होती है, सिकुड़न पैदा होती है। प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस जगह पर आकर एकत्रित होने लगती हैं। तो प्लेटलेट्स प्लगिंग होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स का प्लगिंग होती है। क्या क्या चीजें होती हैं? प्लेटलेट्स प्लगिंग, प्लेटलेट्स का एकत्रण। ठीक है, बिंबाणु एकत्रण। बिंबाणु का क्या होता है, एकत्रण होता है। क्या क्या चीजें होती है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, रुधिर वाहिकाओं में क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगी। सिकुड़न पैदा होगी, साथ में क्या होगा, प्लेटलेट्स प्लगिंग होगी। प्लेटलेट्स प्लगिंग कैसे होगी, रुधिर वाहिका जो प्लेटलेट्स हैं उसी स्थान पर आकर क्या होने लगेगी, एकत्रित होने लगेगी। एकत्रित होने से क्या होगा, जो भी आपके अंदर से जो ब्लड निकल रहा है उसमें क्या होगा, उसका जो भाव क्षेत्र है उसमें कमी आएगी। थर्ड थर्ड क्या होता है, स्कंदन कारक का क्रमानुसार सक्रियण होता है। जो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उनका क्या होता है, क्रमानुसार सक्रियण, क्रमानुसार मतलब एक एक करके क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले किसका सक्रियण होगा उसके बाद किसका होगा, तो उससे क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होने लगती है। तो उनका क्रमानुसार क्या होने लगता है, सक्रियण होने, एक्टिवेट होने स्टार्ट होते हैं। तो ये लिख लेते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का क्रमानुसार सक्रियण। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का क्या होने लगता है, क्रमानुसार सक्रियण होने लगता है, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीन चीजें होती हैं, जब भी आपके टिश्यू डैमेज होते हैं तो टिश्यू डैमेज होने वाले स्थान पर क्या क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। रुधिर वाहिकाओं में क्या होगा, संकुचन पैदा होगा। तो जैसे ही संकुचन पैदा होगा उसके साथ ही क्या होने लगता है, प्लेटलेट्स प्लगिंग होने लगती है। वहां पे बिंबाणु को क्या होने लगता है, एकत्रण होने लगता है, और ब्लड क्या होने लगती है, क्लोटिंग होने लगती है। फैक्टर का क्या होने लगता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का क्रमानुसार सक्रियण होने लगता है। तो ये चीजें बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जो टिश्यू डैमेज होने पर होती हैं। तो एक छोटा सा एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करते हैं, क्लोटिंग करने का कार्य करते हैं। देखिए, आपने एक चीज जब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। तो सबसे पहले जैसे आपके पास जो विटामिन के है वो क्या करेगा, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का प्रो प्रोथ्रोम्बिन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। ठीक है, विटामिन ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करेगा। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होगा तो क्या होगा कि जो कैल्शियम प्लस 2 है ये क्या करेगा, अब जैसे प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है। इसको क्या पता बेचारे को कि आपके चोट लगी है, ये तो आराम से एकदम मस्त है अपनी मस्ती में। तो इसे पता ही नहीं है कि आपकी चोट लगी है, ये तो आराम से बैठा है, इसको पता ही नहीं है कि आपकी चोट लग गई। तो ये क्या विटामिन क्या करेगा, इसका संश्लेषण तो कर देगा लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है, ये आराम से बैठा रहेगा कि ठीक है लग गई तो लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन क्या करेगा, कैल्शियम प्लस 2 आएगा। कैल्शियम प्लस 2 आके क्या करेगा, अरे नहीं नहीं इसको उठाएगा, उठो उठो चोट लग गई है उधर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनएक्टिव है, एकदम से जागेगा कि चोट लग गई। तो जैसे इसको पता चलेगा कि चोट लग गई, इनएक्टिव था, तो इनएक्टिव से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। किसमें एक्टिव हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ये इसकी क्या है, एक्टिवेट फॉर्म है। ठीक है, थ्रोम्बिन में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कौन करेगा एक्टिव, कैल्शियम प्लस 2। कैल्शियम प्लस 2 आकर इसको जगाएगा कि थ्रोम्बिन चलो एक्टिव हो जाओ। तो ये एक्टिव हो गया। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि थ्रोम्बिन बोलेगा कि ठीक है मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूँ, ये मंत्री है, ये क्या करेगा और किसी को आदेश देगा। ये क्या करेगा, आदेश देगा किसको, फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन भी क्या है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में था, तो वो भी उसको भी पता नहीं था कि लगी है। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से बोलेगा। फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब फाइब्रिनोजन भी क्या है, इनएक्टिव है। ये भी क्या है, इन एक्टिव है। ये भी क्या है, इनएक्टिव है। ये किसमें एक्टिवेट होगा, फिब्रिन में। ये फिब्रिन में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और फिब्रिन क्या करते हैं,
फिब्रिन आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। चोट वाले स्थान पर क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, और जिसके माध्यम से आपके जो ब्लड है उसका भाव रुक जाता है, और ब्लड का भाव रुकते ही आपके वहां पर एक थक्का बनने लग जाता है, जिसे आप खुरंड भी बोल सकते हैं। हमारे जो लोग हैं उससे क्या बोलते हैं, खुरंड बोलते हैं, ये खुरंड आ गयो। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पर क्या होने लग जाता है, खुरंड बनने लग जाता है। फिर धीरे धीरे जो चोट लगी है आपके, वो चोट क्या होती है, धीरे धीरे मिटने लगती है। जो खुरंड आता है वो क्या होता है, धीरे धीरे हट जाता है। फिर आपके अंदर जो टिश्यू है वो रिपेयर हो जाते हैं, और रिपेयर होकर आपकी जैसे बॉडी जैसे पहले थी वैसी की वैसी बॉडी वापिस से उसी शेप में आ जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। जो ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर था वो आज हमारा खत्म हो चुका है। ह्यूमन ब्लड के बारे में सिर्फ इतना ही था कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई है, और कोई भी चीज यदि छूट गई है तो कोशिश करेंगे कि उसको जब भी आगे क्लासेस हो, यदि आपके कोई डाउट है तो उसमें बीच में डिस्कस किया जाए। क्योंकि चीजें कंप्लीट तो बिल्कुल एकदम तो बोल नहीं बोल सकते, लेकिन 99.99% मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि चीजों को आपको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली, और कोई भी चीज छूटे ना, इस चीज का मैंने स्पेशली बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। तो आज चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज जो एग्जाम है, सॉरी एग्जाम नहीं, छुट्टियां हैं वो भी अब खत्म होने वाली हैं। तो अब जो सर्विस है वो भी करनी है, तो इसके बाद हम वहीं से क्लासेस है वो लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो अब इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो जहाँ भी जालोर में मेरी ड्यूटी है तो मैं क्लासेस वहीं से लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस बंद ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस बिल्कुल होंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस हो, और साइंस को बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से जो भी चीज मैंने पढ़ी है, जो भी चीज मैंने समझी है, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो भी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं वो चीजें आप लोगों तक भी साथ साथ शेयर हो, ताकि आप लोगों को भी कोई साइंस में दिक्कत ना आए। इतना सब कुछ यदि आपने पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि इससे आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप भी एक बार देख सकते हैं कि कितना कुछ हमने पढ़ा है, कितना कुछ आपको पहले से आता था। एक बार चेक कीजिएगा, जिसके बाद अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार चैप्टर में जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है चैप्टर से संबंधित, वो एक बार आप जाके देखिए, उन्हें निकालिए। हम भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पूरी कोशिश रहेगी। और नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट जगह पर, नई जगह पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।